लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को बोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसला। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? ज़रूर बताएं आप सभी का ज्योग्राफी कैसा चल रहा है, आप सभी को कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा से ज्योग्राफी तैयार हो रहा है। थोड़ा भी अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए बेहतर करूं। आपके लिए खासकर इतना अच्छा ज्योग्राफी सीरीज लाया हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, प्रत्येक ऑप्शन पे आपके लिए डिस्कस करता हूं ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। अगर आप सब्जेक्टिव पढ़े होंगे तो बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आसान तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। जो ना भी पढ़े होंगे उनके लिए भी मैं कोशिश करता हूं कि हर पॉइंट को अच्छा से डिस्कस कर दूं। ऐसा क्वेश्चन लाता हूं कि जो है वो आपको सीरीज से कंप्लीट करा दूं। तो इस तरह से जो है आप सभी फॉलो करें ताकि आपके लिए बेहतर हो सके। तो डेली जो है वो क्लास को फॉलो करें, पीछे की वीडियो नहीं देखें तो उसे रिकॉल करें, बार बार पीछे वाला वीडियो देखते रहें, चाहे पॉलिटी सीरीज हो या ज्योग्राफी सीरीज हो। अभी तक टोटल पॉलिटी हम लोग 28 वीडियो में देखें, तो आप चैनल के जो है वो प्लेलिस्ट में जाएं, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा स्पेशल पॉलिटी सीरीज। आप पूरे पॉलिटी को देखें, इससे आपका पूरा पॉलिटी बेहतर होगा। और थोड़ा सा भी जो है वो सस्पेंस नहीं होना चाहिए कि एक भी आपका क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड छूटेगा। तो इस तरह से आप विश्वास के साथ जो है वो क्लास को फॉलो करें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो बेहतर जाएगा और आप एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, क्योंकि यह सीरीज मिशन क्रैक एग्ज़ाम है और इसमें आप बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं। तो आप सभी फॉलो करते रहें, और अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर सभी लोग मिलकर करते रहें। और आज हम लोग सीरीज 12 देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन ला रहे हैं आपके लिए। तो इस तरह से पढ़े कि भूकंप और भूचाल ला दें, क्योंकि आज का सीरीज जो है वो भूकंप सीरीज है। तो आज का 1 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह के वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपका जो है वो, अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह के वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि सबसे पहले पृथ्वी के किस पॉइंट पर जो है भूकंपीय तरंग को रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन 1 है भूकंप मूल, सेकेंड है अधिकेंद्र, थर्ड है ईपी सेंटर और फोर्थ है B+C। तो ध्यान रखेंगे कि जिस पॉइंट से, अगर ये पॉइंट है और यहाँ से अगर भूकंप जो है वो ऊपर आया और ये हमारा स्थल है, तो जो है वो आपका ये अगर हमारा स्थल है और यहाँ आपका मूल भूकंप मूल है, ध्यान रखेंगे फोकस है, तो फोकस पर जो है वो यहाँ से भूकंप निकलना शुरू करता है और सबसे पहले कहाँ आएगा, तो यहाँ पे आपका इस पॉइंट पे आएगा, ध्यान रखेंगे। तो यही पॉइंट आपका ईपी सेंटर कहलाता है या इसी को अधिकेंद्र कहा जाता है। तो B+C इसका आंसर होगा कि जहाँ पर सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहा जाएगा, तो उसी को अधिकेंद्र या ईपी सेंटर कहा जाता है, जो कि ये पॉइंट है, ध्यान रखेंगे आप सभी। यही पॉइंट आपका जो है वो ईपी सेंटर या अधिकेंद्र कहलाता है, जबकि ये जहाँ से निकलती है वह पॉइंट आपका भूकंप मूल फोकस कहलाता है, ध्यान रखना है। जैसे जैसे यहाँ से दूरी बढ़ते चली जाती है, स्पीड इसका घटते चली जाती है पृथ्वी पर, सबसे अधिक स्पीड यहीं पर होती है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, एपी सेंटर पर सबसे अधिक इसका स्पीड होती है और यहीं से रिकॉर्ड किया जाता है कि कैसे कैसे फिर घटते चली जाती है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह क्वेश्चन जो है वो बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है। तो अभी हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन में देखें कि सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ेगा, तो ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक प्रभाव जो है वो आपका अधिकेंद्र या ईपी सेंटर पर ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि जो है सबसे स्पीड वहीं पे रहता है और इस तरह से जो है सर्वाधिक प्रभाव आपका, कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे कि नेपाल के पोखरा में जो है वो भूकंप जो आई थी, जो कि पूरे भारत खासकर बिहार में जो है वो अच्छा जो है तीव्रता उसकी रही थी, तो उसका ईपी सेंटर जो था वो पोखरा था और वहाँ पर देखे थे कि कितना जो है वो मतलब कि वहाँ बर्बादी हुई थी, कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा था और जैसे जैसे वहाँ से दूरी बढ़ी थी तो प्रभाव घटते चला आया था। तो हम लोग देखे थे कि बिहार आते आते उसकी तीव्रता घट गई थी और उसका प्रभाव भी घट गया था। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि ईपी सेंटर पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है और ईपी सेंटर आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि सुनामी एक शब्द है, तो ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी पर जब भूचाल आती है तो उसे भूकंप कहते हैं, लेकिन जब समुद्र के अंदर भूकंप आती है तो उसी को सुनामी कहा जाता है। ध्यान रखना है, यानी कि समुद्र में जब भूकंप आती है उसी को सुनामी कहा जाता है। और सुनामी एक जापानी शब्द है, ध्यान रखेंगे सुनामी एक जापानी शब्द है, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। और जब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जब समुद्र में भूकंप आती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सुनामी कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि भूकंप के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, यानी कि भूकंप के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, इसे भूकंप विज्ञान कहा जाता है, तो सिस्मोलॉजी। और सिस्मोग्राफ जो है इससे भूकंप मापा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि इस भूकंप के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी या हिंदी में इसे भूकंप विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भूकंप मापी यंत्र को क्या कहा जाता है, तो भूकंप मापी यंत्र को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ और भूकंप के अध्ययन करने वाला सिस्मोलॉजी। तो उम्मीद करता हूं कि भूकंप से रिलेटेड जितने क्वेश्चन मैं ला रहा हूं सब आपका जो है अच्छा से क्लियर होगा। और इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो लोग अगर स्पेशल दरोगा तैयारी करते होंगे, बीपीएससी की तैयारी करते होंगे, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है, आप सभी फॉलो करें। आज से अगर सही ढंग से आप फॉलो करते हैं, आने वाला जो कोई भी एग्जाम है उसको आप क्रैक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप सिर्फ सही ढंग से इसे फॉलो करते हैं तो। और नेक्स्ट है आपका कि भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। तो भाग्य से अगर जो है आप अधिक उम्मीद करते हैं कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, तो आपको निराशा हाथ लगेगी। लेकिन आप अगर कर्म में विश्वास रखते हो तो फिर आपको अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। आप जितना अपेक्षा करेंगे उससे कहीं अधिक मिलेगा, इसलिए अपने कर्म पे विश्वास रखें। जब कर्म करेंगे तो आपको अपने अपेक्षा से ज़्यादा फायदा मिलेगा और उससे अधिक ऊपर तक आप जाएंगे। इसलिए आप भाग्य के भरोसे ना बैठें, आप जो है वो मेहनत के बदौलत चले आगे। और देखिए कि कर्म में आप अपने विश्वास रखें, काम करते रहें, आप अपने लक्ष्य को जबरदस्त ढंग से हासिल करेंगे। तो ऐसे ही आप सभी जो है वो मेहनत करें। और जो है वो अगर आप बहाना बनाते हैं, अगर आप जो है अपने शरीर को जितना आराम देना चाहेंगे उतना ही आराम खोजेगा। तो इसलिए ऐसा ना हो कि हम जो है वो आराम करें, जो है 2 घंटा सो रहे हैं, फिर मन करेगा 1 घंटा सो लेते हैं। तो ऐसे करेंगे तो जो है फिर पॉसिबल नहीं है, आप कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं। आपको अपने शरीर को कष्ट दिलाना पड़ेगा, तभी जाकर आप बेहतर कर सकते हैं। तो इतना आसान सफलता नहीं है, अगर आसान सफलता होती तो सभी के हाथ लग जाती। सफलता पाने के लिए जो है वो कठिन मेहनत की ज़रूरत होती है, तो आपको मेहनत करना है और इस तरह से आगे बढ़े आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप के तीव्रता का मापन किया जाता है, तो भूकंप के तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, ध्यान रखेंगे 2 पॉइंट है यहाँ पर आपका, एक है मर्केली पैमाना और सेकेंड है रिएक्टर पैमाना, ध्यान रखेंगे। तो भूकंप की तीव्रता ये दोनों से मापी जाती है, दोनों से, यानी कि मर्केली पैमाना और रिएक्टर पैमाना।
लेकिन मर्केली पैमाना से अब जो है वो माप नहीं किया जाता है, क्योंकि यह मानव पैमाना के आधार पर है, मानव अनुभव के आधार पर आपका मर्केली पैमाने का प्रयोग किया जाता था, जिसमें 1 से 12 तक के अंक होते थे इसके स्केल पे। लेकिन आज के समय में रिएक्टर पैमाना से आपका भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, और इसमें होता है कि ऊर्जा के आधार पर व्यक्त किया जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम सर फ्रांसीसी रिचर ने 1935 ईस्वी में किया था, और आज इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है तीव्रता मापने में। इसमें 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं इसके स्केल पर, और 7 से जब अधिक होते हैं तो काफ़ी जो है वो भयानक भूकंप मानी जाती है। तो 7 से अधिक रहने पर तो ध्यान रखिएगा कि रिएक्टर पैमाने पर जो डिजिट होते हैं वो 1 से 9 तक होती है। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता ऊर्जा से मापी जाती है। तो अभी हम लोग देखें पिछला क्वेश्चन में कि जो है वो मर्केली पैमाने पर जो है मानव अनुभव के आधार पर मापी जा रही थी, जबकि रिएक्टर पैमाने पर जो है वो आपका ऊर्जा से मापा जाता है। तो ध्यान रखना है, इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता को ऊर्जा से मापी जाती है, पॉइंट को ध्यान रखेंगे। इसकी खोज सर्वप्रथम सर फ्रांसीसी रिचर के द्वारा किया गया था, ये सारे पॉइंट को ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन लाता हूं ताकि आपको बेहतर ढंग से सिखाया जा सके। देखिए कि यहां पर आपका पैमाना दोनों क्लियर हो गया। कहां से क्वेश्चन लाएगा एग्जामिनर, कहीं से क्वेश्चन लाए। आप अगर इस तरह से अपने अंदर कॉन्सेप्ट विकसित करते हैं, आपको गारंटी देते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है सही ढंग से इसको फॉलो कर रहे होंगे, अपना जो है वो 100% समय दे रहे होंगे। यहाँ पर जितना समय दे रहे होंगे बेहतर ढंग से दे रहे होंगे, आपको आउटपुट बेहतर मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो ऐसे ही आप सभी जो है वो मेहनत करें और देखिए कि कितना बेहतर आप एग्जाम को करेंगे और एग्जाम में आपका कितना बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप के तीव्रता के संबंध में सही कौन है। तो पूरे क्वेश्चन को अभी मैं पीछे जो है वो आपका डिस्कस कर दिया हूं कि भूकंप के तीव्रता के संबंध में सही क्या है। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भूकंप के तीव्रता के संबंध में सही क्या है। तो इसका ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो मर्केली पैमाने 1 नंबर में जो है वो मर्केली पैमाने है, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है। आप देखेंगे कि 1 से 12 के बीच। तो अभी हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन में देखे थे कि मर्केली पैमाने पर 1 से 12 तक के डिजिट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये सही है। सेकेंड जो है वो रिएक्टर पैमाने, तो रिएक्टर पैमाने पे भी जो आपका 1 से 9 के बीच के अंक रहते हैं, तो ये भी सही है। यानी कि ये दोनों सही है। पीछे वाला क्वेश्चन में भी हम लोग एक क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि भूकंप के समय उत्पन्न होने वाले तरंग हैं, यानी कि भूकंप के समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन में कि भूकंप के समय 3 प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, ध्यान रखेंगे। पहला है आपका पी तरंग, जिसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। सेकेंड है एस तरंग, जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं, यानी कि सेकेंड तरंग कहते हैं। और तीसरा है एल तरंग, जिसे लंबी तरंग कहते हैं। तो ये 3 तरंग भूकंप के समय उत्पन्न होती है, यानी कि इसका आंसर हो गया डी नंबर सभी। तो ध्यान रखेंगे कि भूकंप के समय 3 तरंग उत्पन्न होती है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। सबसे पहले पी तरंग उत्पन्न होती है, उसके बाद एस तरंग और लास्ट में एल तरंग उत्पन्न होती है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भूकंप के समय सबसे तेज, सबसे पहले महसूस की जाने वाली एवं सबसे कम क्षतिकारक तरंग कौन है। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो है और सबसे तेज कौन आती है। तो सबसे पहले आपका पी तरंग, ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड होती है पी तरंग की। सबसे पहले पृथ्वी पर जो तरंग महसूस की जाती है वो पी तरंग ही होती है, और यह सबसे कम जो है वो क्षतिकारक होती है। जैसे तुरंत इतना स्पीड रहता है कि पता भी नहीं चलता है, तो कम क्षतिकारक होती है। जैसे क्या होता है कि कोई भी चीज़
अगर मानते हैं कि किसी बच्चा को देखते हैं कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन देते हैं, तो इंजेक्शन देते हैं तो उस समय देखिएगा कि वो बच्चा के सामने ही जो है वो निडल में जो है वो दवा को लेते हैं, धीरे धीरे जो है वो दिखाते हैं, बच्चा रोना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ जो डॉक्टर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि बाहर से जो है वो इंजेक्शन लेकर आते हैं और अचानक बच्चा को इंजेक्शन दे देते हैं। तो इस तरह से जो है पहले से उसको दिखा रहे हैं कि जो है सुई देना है, सुई देना है, तो धीरे धीरे प्रोसेस, तो इससे जो है उसको ज़्यादा कष्ट होता है। लेकिन अचानक दे दिया जाता है तो फिर उसको जो है वो कष्ट नहीं हो पाता है, नहीं पता चल पाता है। तो इसी वजह से जो है अगर जो है वो बात करते हैं कि अगर इसका स्पीड तेज है, अचानक आया और चला गया आंधी की तरह, तो इस तरह से जो है वो कम दुखदाई होती है, और वही धीरे धीरे आएगा तो ज़्यादा दुखदाई होगी, ज़्यादा क्षतिकारक होंगे। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले पी तरंग, उसके बाद एस तरंग और लास्ट में एल तरंग, यानी कि इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि सबसे कम गति एवं सबसे अधिक बिंदुवंशक तरंग कौन है। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे कम गति और सबसे अधिक बिंदुवंशक तरंग कौन है। तो अभी हम लोग देखें कि सबसे अधिक गति पी तरंग का और सबसे कम गति जो है एल तरंग का होगा। ध्यान रखिएगा, अंतिम में आती है एल तरंग और सबसे कम गति होती है और सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती है एल तरंग। तो ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का जो है पी एस एल तीनों क्लियर हो गया होगा। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और है कि कौन सही है। तो ध्यान रखिएगा कि पी तरंग जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, एस तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं कि ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है, तो यहाँ पे पी तरंग जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है और एस तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो इसका दोनों सही हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएंगे इसके। अगले प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक भूकंप आती है। तो ध्यान रखेंगे सबसे अधिक भूकंप जो है वो आपका प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में आती है। सबसे अधिक भूकंप जो है वो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। कुल जो है भूकंप का अगर देखा जाए तो 46%, ध्यान रखेंगे 46% भूकंप जो है आपका परिप्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में ही आती है, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। जबकि सबसे अधिक ज्वालामुखी देखे थे हम लोग परिप्रशांत महासागरीय पेटी। तो ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे, इसका आंसर यही आपका 1 नंबर प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक भूकंप कहाँ आती है। तो यही क्वेश्चन था, पिछला रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर जो है 1 नंबर ही होगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न कि भारत में कितने भूकंप क्षेत्र हैं। तो भूकंप क्षेत्र कितने हैं, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में कितने भूकंप क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन 1 है 2, थर्ड है आपका 3, फोर्थ सी है आपका 4 और डी है 5। तो ध्यान रखेंगे कि भारत में जो है वो अभी वर्तमान में 4 भूकंप क्षेत्र हैं, 4 ही भूकंप क्षेत्र हैं। लेकिन इसका जो है भूकंप क्षेत्र का नाम जो है वो जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 है। यानी कि जोन 1 नहीं है, जोन 1 को हटा दिया है। और इस तरह से कहेंगे कि भारत में जो है अभी 4 जोन है, 4 भूकंपीय जोन है, जिसमें 2, 3, 4, 5 है, 1 नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन 1 भी एक जोन है, ऑप्शन 2 भी एक जोन है। तो इस तरह से जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 ये 4 जोन भूकंप के क्षेत्र हैं। और इसमें जो है अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे खतरनाक भूकंप जोन कौन है। यानी कि जो भारत के 4 जोन है भूकंप, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें सबसे खतरनाक भूकंपीय जोन कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। यह पर्वतीय क्षेत्र है, सबसे अधिक भारत के भूकंप संभावना वाला क्षेत्र यही है। तो ध्यान रखेंगे सबसे खतरनाक भूकंप जोन 5 है। और ये टोटल जो है अभी भारत के अंदर 4 जोन है, 2, 3, 4, 5। ये पॉइंट को ध्यान रखना है, एक नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। अगला है कि हेली के पुच्छल तारा। सवाल हमारा जवाब आपका में आप सभी का पिछला दिन का क्वेश्चन था कि हेली का पुच्छल तारा पृथ्वी से कब दिखेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1986 में दिखा था, 26 ईयर बाद यानी कि 2062 में फिर से दिखेगा। तो इसका आंसर बी नंबर, सभी लोगों ने लगभग सही आंसर किया। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि संगमरमर कौन सी चट्टान है।
इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं कि सही आंसर करेंगे। पीछे हम लोग जो है ऐसे क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर ढंग से इसका आंसर करेंगे। तो आप सब करते रहें आंसर और पीछे की वीडियो रिकॉल करें। आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।